ओके, एक बार मैं व्हाइट बोर्ड खोल लेता हूँ। ठीक, सी लैंग्वेज आप पढ़ चुके हैं, राइट? सी लैंग्वेज सबने पढ़ी है, राइट? जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये सब्जेक्ट है हमारा। तो इस सब्जेक्ट को हम कई डिफरेंट लैंग्वेजेस के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा। ये कौन सी लैंग्वेज है बेटा? सी शार्प, पाइथन एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये सारी क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर सी क्या है? सी जो आपकी है ये है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? सी जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी जो हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें यूज करेंगे हम सी प्लस प्लस। ठीक है, सारे सेक्शन में सारे टीचर सी प्लस प्लस पे ही को ही यूज कर रहे हैं। मैं प्राइमली जावा का टीचर हूँ। मेरे अगर यूट्यूब आप वो भी देखेंगे जो यूट्यूब के जो लेक्चर्स वगैरह हैं अपलोडेड, वो सारे जावा पे है। ठीक है, चैनल वगैरह जो है मल्टीपल चैनल से मेरे सारे जावा पे है। जावा पे या दूसरी चीज़ों पे सी प्लस प्लस मैंने कोई चैनल नहीं बना रखा है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं आपको सी प्लस प्लस से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, टूल हम यूज करेंगे सी प्लस प्लस। ठीक है, अब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ लेंगे तो मैं आपसे बोलूँगा कि आप अगर अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो, ठीक है, 75% आपकी जॉब जो है वो हो गई। ठीक है, मतलब 75% एफर्ट आपका लग गया, ठीक से अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक से समझ जाते हैं और काम करना आ जाता है तो। ठीक है, अब कल को आप सी प्लस प्लस से जावा, सी प्लस प्लस से सी शार्प या किसी और लैंग्वेज पे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उससे माइग्रेट करते हैं, तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट 25% एफर्ट उस लैंग्वेज के कंस्ट्रक्ट को सीखने के लिए देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो अंडरलाइंग साइंस है विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, उस पर 75% एफर्ट आप पहले ही डाल चुके होंगे। ठीक है, वो फंडामेंटल्स नहीं बदलेंगे, वो फंडामेंटल्स चेंज नहीं होने वाले। अब क्या है, सिंटेक्स चेंज होगा, कंस्ट्रक्ट चेंज होंगे, लैंग्वेज के कीवर्ड्स चेंज होंगे, थोड़ा बहुत करने का तरीका इधर उधर होगा, वो सब आप रिलेट करके जब पढ़ना शुरू करोगे तो वो चीज़ें मेमोराइज करने वाली हैं, वो सीख जाओगे आप, है ना? और ये जो सब्जेक्ट है ये समझने वाला सब्जेक्ट है कि अप्लाई कैसे करते हैं कंसेप्ट्स को। ठीक है, करेक्ट? तो सभी स्टूडेंट से मैं कहता हूँ अगर कोई चीज़ सीखो, थोड़ी सी सीखो, पूरे इन्स एंड आउट्स को समझते हुए सीखो, क्योंकि जब कल को आपको उसी से रिलेटेड किसी और चीज़ को सीखना होगा तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। और प्रोग्रामिंग सीखना वन टाइम एफर्ट है, प्रॉपरली अगर आप सीखोगे तो वन टाइम एफर्ट है। उसके बाद जितने भी नए, हर दिन दुनिया में टेक्नोलॉजी में कितने मूवमेंट्स आते रहते हैं ना, चेंजेस आते रहते हैं, रैपिड चेंजेस। ठीक है, अब उस चेंज में अपने को अपडेट आप कैसे करोगे? भाई फंडामेंटल आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आप कुछ भी नया काम करना है आप उसको रिलेट करके कर लोगे, उसको सीख लोगे, है ना? कुछ गूगल की हेल्प लोगे, कुछ यूट्यूब वीडियोस सर्च करोगे, कुछ अपना चैट जीपीटी जैसे टूल यूज करोगे, जनरेटिव टूल यूज करोगे, बहरहाल आप उसको सीख जाओगे, राइट?
वो सीखना फिर बड़ा काम नहीं रह जाएगा। बड़ा काम क्या है? फंडामेंटल्स को सीखना कि काम करना कैसे है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का नाम ही रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस से रखा गया है, जावा नहीं रखा गया। ठीक है, सब्जेक्ट का नाम रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमारा जो फोकस होगा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहेगा, विच इज द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग, विच इज द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है। ठीक है, स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग है। इससे पहले आपने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग सीखी है यूजिंग सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज इज येट अनदर टूल, है ना। अब किसी भी प्रोसीजर लैंग्वेज में आपको काम करना हो तो आप समझते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, राइट, फंक्शंस क्या होते हैं, लूप्स कौन कौन से होते हैं, है ना, लूप्स के साथ आपके इफ एल्स कंडीशंस क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, सारे बेसिक आपको पता है। किसी और प्रोसीजर लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां भी ये सारी चीजें एज इट इज आपको मिलेंगी। ठीक है, तो उसको सीखना अब बड़ा काम नहीं है। ठीक है, आपको पता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखना है, अगर आपने सी में लिख रखा है तो किसी और लैंग्वेज में भी प्रोग्राम में कीवर्ड चेंज हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी और लैंग्वेज में फैक्टोरियल के प्रोग्राम की लॉजिक जो है वो चेंज नहीं होगी। करेक्ट, फाइन। तो ऐसा करते हैं कि डायरेक्टली पहले थोड़ा सा कोड पे ही जंप करते हैं। ठीक है, आपके लैब में जो इंस्टॉल्ड है आईडी नीचे वाले लैब में, वो कोड ब्लॉक है, उस पर आप काम करेंगे। दैट इज द स्टैंडर्ड लोड दैट डजंट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन। फिलहाल डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक सिंपल सा आईडी यूज कर रहा हूँ, गीक फॉर गीक्स की आईडी। ये सिंपल सा है, अच्छा लगा तो मैंने इसको निकाल लिया। इसमें देखो इधर लैंग्वेज सपोर्ट दे रखे हैं, राइट। अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो इसको भी यूज कर सकते हैं क्विक प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, क्विक प्रैक्टिस के लिए इस तरह के क्लाउड बेस्ड जो आईडीज होते हैं ना, प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इनमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स होंगे बट स्टिल क्विक लर्निंग के लिए और क्विक एक्सपेरिमेंट्स के लिए दे आर हैंडी टूल्स। ठीक है, तो मैं इसको यूज कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सी प्लस प्लस 14, राइट। इधर सी लिखा है, राइट, इधर जावा लिखा है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसमें दे रखा है। मैं सी में जाता हूँ, पहले पहले उससे शुरू करते हैं जो आपको ऑलरेडी आता है। ठीक है, आपको सी पहले से आती है। ये क्या है, ये सी का बेसिक स्ट्रक्चर है। बताइए एक एक लाइन का मतलब क्या है। फर्स्ट लाइन इज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये stdio.h जो होती है ये क्या होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जो कि एक लाइब्रेरी होती है। इस हेडर फाइल के अंदर क्या होते हैं, फंक्शंस। किस टाइप के फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शन किस लिए, कीबोर्ड से रीड करने के लिए, है ना, स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, जितने भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं उन सब के लिए आपको फंक्शन मिलते हैं। जैसे स्कैनएफ हो गया, प्रिंटएफ हो गया, ये सारे फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, stdio.h में डिफाइंड है, राइट। फिर ये मेन मेथड क्या है, फंक्शन भी कहते हैं मेथड भी कहते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। फंक्शन भी कहते हैं मेथड भी कहते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्या है, एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम की, करेक्ट। क्या नाम है, शादाब। देखो शादाब ने बताया कि एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक और फंक्शन मैं लिख रहा हूँ ऊपर, से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंट ऐड इंट ए कॉमा इंट बी, राइट, और मैंने यहाँ पे कहा रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, एंड इवन दो रिटर्न बिफोर रिटर्निंग, अगर मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया printf अंडर डबल कोट्स, मैं ऐसे लिख सकते हैं डबल कोट में, राइट, ऐसे ही लिखना है। क्या लिखूं, इनसाइड ऐड मेथड, ऐड फंक्शन। ठीक है, इतना ही करना है या कुछ और करना है, बताओ। इतना ही करना है, आ जाओ। अभी मैं चलाऊंगा तो कुछ होगा क्या, इधर आपका आउटपुट दिखेगा, यहाँ से रन हो रहा है। ठीक है, मैं रन करता हूँ, कोड कंपाइल हो गया है। इसने कुछ टाइम लिया, कंपाइल हो गया, कोई आउटपुट नहीं आया, क्यों,
तो यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट लगा रखा है, क्यों नहीं आया? फंक्शन कॉल कहाँ से करेंगे? मेन के अंदर से करेंगे, एंट्री मेन से है, जहाँ से एंट्री हो रही है वहाँ पे तो मैंने कुछ करा ही नहीं है, जाहिर सी बात है कुछ नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे इस स्टेटमेंट को कॉपी करूँ कंट्रोल सी और यहाँ पे लाके मैं लिख दूँ इनसाइड मेन फंक्शन, ठीक है, तब क्या होगा? प्रिंट करेगा इनसाइड मेन फंक्शन, इतने ही प्रिंट करके रुक गया, राइट। अब मैंने कहा int a is equal to 9, int b is equal to 7 for example, right, and let me say int result is equal to 0, ठीक है, हाँ, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद रिजल्ट देखो आईडी आपकी हेल्प भी कर रहा है, आपको दिखा रहा है वेरिएबल्स नेम, ठीक है। ऐड फंक्शन, इसके अंदर a कॉमा b मैंने पास कर दिया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, राइट, एंड देन printf अंडर डबल कोड रिजल्ट इक्वल टू, ऐसा कुछ लिखना पड़ता है। यहाँ पे क्या लिखूं? स्कैरफ पे लगता है, प्रिंटफ पे नहीं लगता है। रिजल्ट वेरिएबल लिखूंगा ना, राइट, ये होगा करेक्ट। छोटा है क्या? सही है, वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन रन करने के लिए मुझे वापस से छोटा करना पड़ेगा ताकि इधर मैं देख पाऊँ। मैं इसको रन कर रहा हूँ, इनसाइड मेन फंक्शन, फिर इनसाइड ऐड फंक्शन, रिजल्ट इज इक्वल टू 16। अलग अलग लाइन में नहीं आया, क्या करूँ मैं अलग अलग लाइन करने के लिए? इसके आगे बैकस्लैश एन लगा दूँ, राइट, ठीक है। फिर इसके आगे भी बैकस्लैश एन लगा देता हूँ एक बार, ठीक है। पहले ये प्रिंट हो रहा है, ये पहले प्रिंट हो रहा है, फिर ये प्रिंट हो रहा है, फिर उसके बाद रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, राइट, ठीक है, करेक्ट। अब इस पूरे फंक्शन में, इस पूरे प्रोग्राम में कितने वेरिएबल्स हैं, कौन कौन बताएगा? पहले मेन फंक्शन में कितने वेरिएबल्स हैं बताओ? 3 वेरिएबल है, कौन कौन से? ए बी एंड रिजल्ट, ठीक है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? द काइंड ऑफ कंटेनर, हाँ, इन विच द वैल्यू कैन वेरी ओवर टाइम, ठीक है। अभी मैंने ये इसको a इक्वल टू 9 करा है, कल मैं a इक्वल टू 12 कर दूं, थोड़ी देर में आगे एक लाइन लिख दूं, तो इट कैन टेक दैट चेंज वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स वैल्यू। अगर एक बार 9 दे दिया तो वो चेंज नहीं होगी, 9 ही रहेगी। कोड में चेंज करूंगा तो मुझे एरर देनी चाहिए। आइडियली उसका मतलब कांस्टेंट का ये होता है, कांस्टेंट कैन नॉट चेंज। जैसे अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बात करूं तो आई की जो वैल्यू होती है 3.14 जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। नो वन शुड ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। द वैल्यू ऑफ पाई, अगर एक वेरिएबल आप पाई बना रहे हैं तो उसको आप अज्यूम करेंगे इट शुड बी अ कांस्टेंट। अगर कोई चेंज करने की कोशिश करे तो उसको चेंज करना अलाउ नहीं होना चाहिए। सो दैट्स अ कांस्टेंट, सो इट्स अ वेरिएबल, राइट। ए बी एंड रिजल्ट्स आर द 3 वेरिएबल्स, राइट। इनका टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर मतलब डेटा टाइप है, ठीक है। मतलब क्या है? whole number, whole number, right, whole number. So they are one of the many primitive data types, they are one of the many primitive data type। प्रिमिटिव डाटा टाइप क्यों कहते हैं? अच्छा, और कौन कौन से प्रिमिटिव डाटा टाइप है? फ्लोट हुआ, इंट हुआ, कैर हुआ, बूलियन हो गया, चलो बूल, हाँ, और लॉन्ग, डबल, ये सारे हैं, राइट, है ना। इनको प्रिमिटिव डाटा टाइप क्यों कहते हैं? प्रिमिटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना है ना, बहुत पुराना। यानी राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम द लैंग्वेजेस, व्हेन लैंग्वेजेस वर इंट्रोड्यूस्ड, फ्रॉम दैट टाइम दीज डाटा टाइप वेर अवेलेबल, ठीक है। और वो हर लैंग्वेज में रहेंगी, हर लैंग्वेज में मिलेंगी आपको, ठीक है। चाहे आप सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, चाहे सी प्लस प्लस पढ़ रहे हैं, चाहे जावा पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब में मिलेंगी आपको, राइट। नई टाइप्स ऐड हो सकते हैं, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, बट दीज प्रिमिटिव टाइप्स आर नॉट देयर टू गो नॉर्मली,
ठीक है, जब तक पूरा प्रोग्रामिंग का तरीका ही ना चेंज हो जाए। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो पहले से एग्जिस्ट करते हैं, काफी पुराना, हर लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते थे, सी में भी एग्जिस्ट करते हैं, सी प्लस में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, सेम एग्जिस्ट करते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज प्रिमिटिव डाटा टाइप। तो A, B and result are the primitive data type of the type integer, that is whole number। ठीक है, int की साइज कितनी होती है? 4 बाइट की। 4 बाइट की कितने बिट्स हुए? कितने बिट्स हुए? 8, 32 बिट्स, राइट? 32 बिट्स, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे, ये क्या सिंगल लाइन कमेंट है? ठीक है, साइज ऑफ int data type is equal to four bytes और 32 बिट्स। और int के बारे में क्या जानते हैं? इसकी वैल्यू -2 मैं ऐसे पावर लिख देता हूं। ठीक है, पावर क्या? 31, 2 टू पावर 31 -1। ठीक है, ये इस पूरे को मैं ब्रैकेट में डाल दूं ताकि आप 31 -1 ना समझ लें, है ना? इस पूरी वैल्यू से -1 है। इस रेंज पे हम पहुंचे कैसे? कैसे हम पहुंचे कि ये रेंज इंटीजर टाइप के लिए है? कैसे कैलकुलेट करा आपने? भाई कोई कैलकुलेशन तो करा होगा। अभी आपने बताया 32 बिट की होती है। साइज ऑफ से मिल जाएगा। ठीक है, साइज पे 4 बाइट बताएगा आपको, 4 आएगी। दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यू, दिस इज द रेंज ऑफ वैल्यू, यानी निगेटिव वैल्यू किस नंबर से शुरू करके किस नंबर तक आप एक इंटीजर डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं, वो वैल्यू है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होल नंबर 4 डाटा टाइप के होते हैं। होल नंबर जो होते हैं 4 डाटा टाइप के होते हैं। एक बाइट होता है 1 बाइट का, एक शॉर्ट होता है 2 बाइट का, एक इंट होता है 4 बाइट का, एक लॉन्ग होता है 8 बाइट का। यानी इंटीजर से बड़ी जो अगर कोई होल नंबर की कोई डाटा टाइप है, प्रिमिटिव डाटा टाइप है, दैट इज लॉन्ग फॉर 8 बाइट्स। ठीक है, अभी हम एक काम करते हैं, बाइट का कैलकुलेट करना देख लेते हैं, अपने आप इंटीजर का निकाल लोगे। ठीक है, बाइट का मतलब क्या है? अगर मैं बाइट डाटा टाइप की बात करूं, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 8 बक्से हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, राइट? 8 बिट्स, राइट? हर बक्से में वैल्यूज जो जाएंगी या तो 0 जाएंगी या 1 जाएंगी। बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम समझता है, राइट? या तो 0 जाएंगी या 1 जाएंगी। ठीक है, करेक्ट। नंबर हमेशा साइंड होता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा। कैरेक्टर साइन नहीं होता है, कैरेक्टर भी 1 बाइट का हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैरेक्टर साइन नहीं होता है। ठीक है, तो जब किसी हम साइन डाटा टाइप की बात करते हैं, चाहे वो डेसिमल मतलब होल नंबर हो या फ्रैक्शनल नंबर हो, जैसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो, ठीक है, अगर उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज साइंड, साइन डाटा टाइप। तो एक बिट जो उसमें जाएगी वो साइन को स्टोर करने के लिए जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 0 का मतलब आप समझ लो पॉजिटिव, 0 इज इक्वल टू पॉजिटिव, एग्जाम्पल के तौर पे 1 इक्वल टू नेगेटिव। अब कंपाइलर कैसे इसको कर रहा है वो हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट दिस इज एन एग्जांपल, लेकिन इन्हीं दोनों में से कुछ होगी ना, दो ही वैल्यू स्टोर हो सकती है, 0 या 1। 0 का मतलब पॉजिटिव एंड 1 का मतलब नेगेटिव। अब कितनी बिट्स बची हैं आपके पास? 7, 7। तो हर बिट पे दो वैल्यू आएगी, तो रेंज ऑफ वैल्यू क्या होगी? 2 टू द पावर 7 से स्टार्ट होगी, नेगेटिव माइनस से, -2 टू द पावर 7 से स्टार्ट हुई, यानी एक कम, टोटल 30, टोटल 8 से एक कम 7, माइनस से शुरू हुई, चलते 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 बीच में 0 आया। अब हम कहाँ तक पहुंचेंगे? 2 टू पावर 7 तक जाएंगे, लेकिन बीच में एक 0 ने एक
जगह खाली है, तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे, राइट। ये इसकी रेंज होगी, यानी ये -128 से लेकर के इंक्लूडिंग 0, फिर ये वैल्यू 127 तक स्टोर करेगा आपका। इतनी वैल्यू आप स्टोर कर सकते हैं। इसके बियॉन्ड रेंज के बाहर जाएंगे तो क्या होगा, वो सर्कुलेट होती रहेगी या गार्बेज वैल्यू करेगी कुछ ना कुछ, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट लैंग्वेज यू आर वर्किंग ऑन, यू विल गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। करेक्ट, ठीक है। तो अब बताओ इंटीजर को क्या हुआ, 32 बिट्स से कितनी बिट्स आपके यूज होंगी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, 31। तो क्या हुआ, -2 to the power 31 जो इन्होंने बताया, 2 बीच में 0 आ गया, तो -2 to power सॉरी +2 to the power 31 -1, ये पूरी रेंज बनेगी। अब इसको तुम 2 into 31 टाइम्स मल्टीप्लाई करके फिर देख लो कितनी आ रही है, दैट इज द डिफरेंस। शॉर्ट में ये हो गया, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द रेंज ऑफ अ प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो होता है, फ्लोट कितनी की साइज क्या होती है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के कौन कौन से टाइप होते हैं ये बताओ। नहीं, ये लॉन्ग शॉर्ट तो इसके थे, होल नंबर के थे, फ्लोट एंड डबल, मतलब फ्रैक्शनल नंबर्स जिसमें डेसिमल्स भी होते हैं, है ना, फ्लोट एंड डबल, राइट। अब बताओ फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4 बाइट्स, डबल की साइज कितनी होती है, 8 बाइट्स। अब मैं कहूँ कि मुझे फ्लोट की रेंज बताओ, कैसे आप बताओगे, जैसे इंटीजर की कैलकुलेट किया वैसे कैलकुलेट कर लोगे क्या, इंटीजर की तो आपने कैलकुलेट करा ना भाई, 4 बाइट मतलब 32 बिट हो गए, तो आपने ये रेंज निकाल दी। फ्लोटिंग पॉइंट का कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा लॉजिक लगाओ, नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि डेसिमल के पहले कितना रहेगा, कितनी जगह खाएगा, डेसिमल के बाद कितनी जगह खाएगा। 2.3 का मतलब 2.3000 भी हो सकता है, आपको 2 डेसिमल में रिजल्ट चाहिए, 5 डेसिमल में चाहिए, कितने में चाहिए, यू डोंट नो। दैट इज व्हाई वी कॉल देम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट जो है फ्लोट कर रहा है, यू डोंट नो द रेंज, ठीक, लिमिट नहीं पता। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स की रेंज बताओ, तो स्पेसिफिकली बोलो कि दैट रेंज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। वो कंपाइलर का अपना काम है, वो कैसे उसको हैंडल करता है, रन टाइम उसको देखता है कैसे मैनेज करता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन उसको कॉम्पैक्ट करके अपना एडजस्ट कर लेता है, ठीक है, फाइन, ठीक है। नाउ अब ये हमने छोटा सा फंक्शन लिखा सी में, राइट। अगर मान लो मैं चाहता कि ए और बी को मैं रीड करूं कीबोर्ड से इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग, ये हार्ड कोडिंग है ना, यहाँ पे ये भी कमेंट डाल दे रहा हूँ, इंटीजर के बारे में हमें और क्या पता है, इट्स साइंड, ठीक है, इट्स साइंड, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे। तो मैं चाह रहा हूँ कि हार्ड कोड ना करूँ ए बी को, कीबोर्ड से रीड करूँ, ठीक है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू मैं 0 दे देता हूँ, बी की इनिशियल वैल्यू भी 0 देता हूँ। कैसे रीड करूँ आप बताओ मुझे, स्कैन करूँ, अच्छा क्या करूँ, ए इज इक्वल टू ऐसे, ऐसे करना है, स्कैन फंक्शन लिखना है, स्कैन एफ, हाँ अब आगे बताओ अब क्या करूँ, जैसे प्रिंटफ में कर रहे थे, राइट, वैसे ही ना, ऐसे लिखूं, कॉमा एम%, ये क्या है एम%, ये क्या है, एड्रेस ऑफ ए है, मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि रीड करो कीबोर्ड से परसेंट जी का मतलब डिजिट टाइप की वैल्यू को, यानी होल नंबर को और उसको रीड करके जिस एड्रेस को मैं दे रहा हूँ उस कंटेनर के एड्रेस में, मतलब उस कंटेनर में स्टोर कर दो, उस कंटेनर का एड्रेस मैं आपको दे रहा हूँ, एम% ए का मतलब एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, आपने एड्रेस दिया, मेमोरी में क्या उसका एड्रेस है, उसमें जाके उस वैल्यू को डंप कर देना, यही करना है, राइट। बी को रीड करना है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार, कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंप्लिसिटी के लिए एक बार उसको रीडेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, जितनी बार चाहे आप उसमें परसेंटेज लगा के जितनी बार चाहे कर सकते हैं, दैट्स जस्ट ट्रू। मैं सिंप्लिसिटी के लिए कर रहा हूँ कि ए बी मैंने सेपरेट कर दिया, सॉरी परसेंट बी, फाइन, क्यों, हटा सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोई डिफिकल्टी, मतलब कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, पढ़ने में छोड़ो, ठीक है, हटा चाहे तो हटा देना, ठीक है। इसको रन करके एक बार देखें,
अच्छा, ये जो कंपाइलर है ना, ये जो आपका ये जो आईडी है, ये थोड़ा-सा, चूँकि ज़ाहिर सी बात है क्लाउड बेस्ड है, आपको बोला हल्का-फुल्का आईडी होता है। यहाँ पे हमें नंबर पहले से देने पड़ेंगे, ठीक है? पहले मैंने न क्या दिए थे, 7 और 9 दिए थे, क्या दिए थे? 7 और 9 दिए थे। इसको मैं पहले से इनपुट इनपुट दिख रहा है ना? इसे मैं दे के रख रहा हूँ। वो डायरेक्टली इसी से रीड करता है। मतलब वो आगे पूछेगा नहीं आपसे, है ना? तो ये रीड कर लेगा उसको। लेट्स सी, रन करके देखते हैं। देखो रिजल्ट अभी भी 16 आपका आ रहा है। परफेक्ट, प्रोग्राम सही काम कर रहा है। एक बार नंबर चेंज भी करके देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पुराना ही आपको डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, फाइन, 17 आ गया आपकी बार। ठीक है, ये था हमारा सी प्रोग्राम, राइट? अब मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर रहा हूँ और अब मैं जा रहा हूँ सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस देख रहे हो, सी प्लस प्लस 14 देख रहे हो ना? 14 का मतलब है 2014 का स्पेसिफिकेशन है, विच इज द मोस्ट रिसेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो मैं उस पे उसको चेंज कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ताकि मैं उस पे कोड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमने पहली बार इसको खोला, ये कुछ आपका बेसिक कोड स्ट्रक्चर बन करके आया, है ना? इसके नीचे मैं एक काम करता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है बताओ? ऐसा होता है, सी में ऐसा होता है, सी प्लस प्लस में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये लगा दे रहा हूँ नीचे, इस कोड को नीचे, ताकि ये कोड मेरे पास विजिबल रहे। एक्चुअली मेरा पर्पस क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि जो सी का कोड है उसको एग्जैक्टली मैं सी प्लस प्लस में चेंज करूँ। ठीक है, एंड लेट सी द डिफरेंस, क्या कहाँ का डिफरेंस आते हैं हमारे पास कि बेसिक कोड स्ट्रक्चर में। ठीक है, सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम आ गया, stdio.h हट गया, है ना? उसी की जगह इनपुट आउटपुट स्ट्रीम आ गया, तो दिस इज जस्ट लाइक अ हेडर फाइल। ठीक, यहाँ पे आपको आईओ स्ट्रीम यूज करना है। ठीक है, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भाई आईओ स्ट्रीम के अंदर जो फंक्शंस हैं वो एक एसटीडी जो है, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया, मतलब एक नेम स्पेस है, नेम स्पेस के अंडर आता है। ठीक है, इसको वैसे आगे देख लेंगे, चलो अभी इसके लिए ज्यादा वरी नहीं करते हैं। ठीक है, आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। फिर मेन फंक्शन वैसे ही है जैसे सी में था आपका। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ देखो कुछ प्रिंट करना है, तो प्रिंटफ की जगह सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट लिखा हुआ है, और लेस देन वाले सिंबल जो है दो बार बने हुए हैं। ये सेंटेंस जो है वो प्रिंट करने के लिए, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरे पास ध्यान में रहे। ठीक है, करेक्ट। ये जो फंक्शन ऐड फंक्शन है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, मेन के ठीक ऊपर ला के मैं इसको ऐसे ही पेस्ट कर दे रहा हूँ। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं हो। फर्क कितना आएगा, प्रिंटफ की जगह क्या हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा, सी आउट हो जाएगा। दो बार ये देना पड़ेगा हमको, और है क्या चीज, बैकस्लैश एन लगा हुआ है, यहाँ भी काम आएगा। हैंडल कर सकते हैं, लेकिन बैकस्लैश एन लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो ये चीज है अपने पास। देन मेन में चलते हैं, कोड पे आते हैं। इंट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू रिजल्ट, ये पूरा ही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और फिर हम इसको कोड को यहाँ ले आकर के यहाँ पेस्ट कर दे रहे हैं। देखो इन कोड्स में कोई चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल वैसे ही आप डिक्लेयर कर रहे हैं जैसे सी में करते थे। ठीक है, इंट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 0। प्रिंटफ की जगह अगेन क्या हो जाएगा, सी आउट। सबसे बेसिक लेवल की चेंजेस हम देख रहे हैं। ठीक है, फाइन, यहाँ भी एक्सप्रेशन लगा हुआ है। स्कैनफ नहीं चाहिए हमको अब, स्कैनफ ए और बी की जगह ये चीज हमारे पास ऐसी नहीं रहेगी, सी इन रहेगी। कोई बता रहा है सी इन, राइट? सी इन, क्या सिंबल लगा है बताओ? दो बार ग्रेटर देन का सिंबल लगेगा। ठीक है, सिंपली ए कहेंगे हम। ठीक है, कुछ गलती हो तो बताना भाई। ठीक है, अलग से आपको एड्रेस वगैरह स्पेसिफाई करने की, परसेंटेज डी बताने की जरूरत नहीं है, ना तो सी इन में ना सी आउट में। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू एड ए कॉमा बी। अब कॉल होगा ए में आपका वैल्यू जो भी आप रीड करके आप डाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर अगर मैं डाल देता हूँ से फॉर एग्जांपल 9 कॉमा 11, तो कॉमा नहीं बल्कि इंटर करना पड़ेगा मुझे, 11 ऐसे करना पड़ेगा। तो 9 ए में जाना चाहिए,
बी में 11 जाना चाहिए, ये दोनों वैल्यू यहाँ पर आएंगी, ये मैसेज प्रिंट करेगा इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द ऐड फंक्शन, इनसाइड ऐड फंक्शन। उसके बाद a प्लस बी 9 और 11 20 रिटर्न करेगा, 20 रिटर्न होकर रिजल्ट पे आना चाहिए, और फिर हम उससे पहले ये भी प्रिंट हो जाएगा, सबसे पहले इनसाइड मेन फंक्शन प्रिंट होगा, राइट। फिर यहाँ आके इनसाइड ऐड फंक्शन होगा, उसके बाद रिजल्ट इक्वल टू परसेंटेज डी। अच्छा, ये हमें नहीं चाहिए, राइट। अब हम इसको क्या करें बताओ, सी आउट अंडर डबल कोट रिजल्ट इक्वल टू डबल कोट रिजल्ट, दिख रहा है। चला के देखें एक बार। अच्छा, रिटर्न 2 बार आ गया, कोई बात नहीं, एक बार रिटर्न हो गया तो फिर वो कुछ नहीं करने वाला है, ठीक है, हटा दे रहा हूँ मैं। लेकिन एक बार जब रिटर्न हो गया तो फिर रिटर्न हो गया, फिर सही है भाई, काम कर रहा है एज इट इज। तो अब देखिए, कहने का जो सेंस है वो ये है कि आपको बेसिक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग आती थी, है ना। आपको पता था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हमें कंप्यूटेशन करना है, कैसे मेथड कॉल करना है यानी फंक्शन कॉल करना है, ठीक है। फर्क क्या पड़ा, थोड़े से कीवर्ड कंस्ट्रक्ट लैंग्वेज के सी से सी प्लस प्लस में चेंज हो गए, है ना, और ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं हुआ। तो अब बताओ 25% का एफर्ट है प्रोसीजर लैंग्वेज को सीखने में, या 75% का एफर्ट है, 25% इन सी प्लस प्लस। लेकिन तब तक जब तक आप प्रोसीजर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अगेन अ प्रोसीजर कोड, दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कोड, ठीक है, दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड, ठीक है, दिस इज जस्ट अ प्रोसीजर कोड जस्ट लाइक सी, जैसे आप सी में लिखते आते थे, ठीक है, वैसे ही कोड है। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप एक सीख रहे हैं, तो नेक्स्ट किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप जाएंगे, जावा में जाओ, सी शार्प में जाओ, किसी भी लैंग्वेज को सीखोगे तो 75% वर्क आपने कर लिया है। 25% वर्क मतलब उसके कंस्ट्रक्ट्स, उनके सिंटेक्स को सीखना, इन सब चीज़ों को सीखना, उस पे कैसे करते हैं चीज़ों को सीखना, दैट इज मोर नॉट मोर देन 25% ऑफ एफर्ट, ठीक है, कन्विंस है, ठीक है। तो एक तो ये रहेगा कि कोशिश हम करेंगे ज़्यादा ज़्यादा कि हम जो भी क्लास कर रहे हैं प्रैक्टिकली कर रहे हैं। आप चाहो तो अपने भी लैपटॉप ला सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, फिर लैब में तो खैर है ही है, करना ही है, ठीक है। तो वैसे बाय द वे प्रोसीजर प्रोग्रामिंग कहते किसे है, वापस से थोड़ी थ्योरी पे जाते हैं। प्रोसीजर प्रोग्रामिंग क्या होती है? प्रोसीजर किसे कहते हैं? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को प्रोसीजर कहते हैं, राइट। सी इज अ मॉड्यूलर लैंग्वेज, राइट और रॉन्ग, ट्रू और फॉल्स? सी इज अ मॉड्यूलर लैंग्वेज, ट्रू और फॉल्स? ट्रू, इट्स अ मॉड्यूलर लैंग्वेज। सी, C++ is of course a model language because C is a subset of C++. C++ is superset, ठीक है। तो जो कुछ आप C से कर सकते हो C++ से कर ही सकते हैं, राइट। तो C++ इनफैक्ट मॉड्यूलरिटी में और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन करना स्मॉल यूनिट में, जो कि जिसका एक कंसर्न हो, ठीक है, जो एक काम करता हो, राइट, एक काम करता हो। जैसे आपने कहा stdio.h, so you know this header file has got all the functions which are related to input and output. It will not have a function which is related to mathematics, ठीक है, उसके लिए मैथ का अलग कुछ होगा, राइट। दैट इज वन लेवल ऑफ मॉड्यूलरिटी, दैट इज वन लेवल एट अ हायर लेवल ऑफ मॉड्यूलरिटी। द स्मॉलेस्ट लेवल और द granularity of the modularity is what we call as a function। क्योंकि आपने फंक्शन ऐड लिखा, ऐड फंक्शन देख के आप समझ रहे हैं कि दो पैरामीटर को ऐड करके उसका कंप्यूटेशन रिटर्न कर रहा है, दैट इज वन कंसर्न। सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, राइट, फाइन। तो मॉड्यूलरिटी सी से ही इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, और जहां मॉड्यूलरिटी आती है वहां क्या आता है? रीयूजेबिलिटी। आप उस फंक्शन को बार बार रीयूज कर सकते हो, जितनी बार चाहो बार बार कीबोर्ड से एक लूप चलाओ, और जो प्रोग्राम अभी आपने लिखा है उसको लूप में बार बार कीबोर्ड से ए बी की वैल्यू को रीड करो, बार बार कंप्यूट करते जाओ उनका एडिशन, ठीक है। तो रीयूज कर सकते हो। किसी और एक्सप्रेशन में कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, अब वहां पे आप बड़े कैलकुलेशन में एडिशन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्सट्रैक्शन भी है, तो ऐड का मेथड कॉल करोगे, सब्ट्रैक्ट का मेथड कॉल करोगे, उनको बार बार आप रीयूज कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूलरिटी का
इम्पैक्ट जो होगा वो क्या होगा, रीयूजेबिलिटी होगा। इस चीज को सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, यानी रीयूजेबिलिटी इज गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल। ठीक है, अच्छा एक और फर्क क्या होता है इसमें, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जब से आपने पढ़ा भी होगा कि कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप कर रहे हो, ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो फॉर एग्जांपल, लार्ज एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसकी जो जो डेवलपमेंट साइकिल होती है दैट टेक्स अराउंड 10 टू 20% ऑफ एफर्ट। ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ द 80% और क्लोज गोज टू द मेंटेनेंस, जिसको बोलते हैं एएमसी साइकिल, है ना, राइट, मेंटेनेंस पे जाती है, राइट। तो अगर कोई कोई प्रोग्रामिंग की स्टाइल मेंटेनेंस के काम को आसान बना रही है, ठीक है, या नंबर ऑफ मैन आवर्स मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कम कर रही है, ड्रास्टिकली रिड्यूस कर रही है, देन दैट टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू कॉस्ट अस लेस। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही डिफरेंस आता है एक प्रोसीजर लैंग्वेज को और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद कहानी खत्म हो गई, देयर आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच यू विल लर्न इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत कुछ होता है, ठीक है, बट यहाँ पे जो कहने का मतलब है वो ये कहने का मतलब है कि जो डिफरेंस आता है मेंटेनेंस में दैट इज ह्यूज, दैट इज ह्यूज। इतना ही डिफरेंस आता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल आपको फिजिकल वर्ल्ड का एग्जांपल दूं, ये जो थर्ड फ्लोर पे अपनी लाइब्रेरी है, ठीक है, मान लीजिए उसकी सफाई वफाई चल रही है, उन्होंने क्या करा कि सारे सब्जेक्ट्स, चाहे वो मेडिसिन के हों, चाहे वो लॉ के हों, या कंप्यूटर साइंस के हों, या फिर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, सारे सब्जेक्ट की किताबें उठा के उन्होंने एक बड़े से हॉल में डस्टिंग के लिए छोड़ रखी है। ठीक है, निकाल के बाहर फेंक दी सारी। अब उस टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ी से टू गेट अ बुक, से फॉर एग्जांपल लेट अस सी भाई यशवंत कर आपको सर्च करनी है, आप गए तो लाइब्रेरी कहा कि भाई किताबें तो निकाल के बाहर कर रखी है, तुम जाओ सर्च कर लो, उसमें सर्च कर सकते हो। तो अगर आप उसमें सर्च करने आप बैठेंगे तो शायद वहाँ लाखों किताबें हों, कितना टाइम लगेगा आपको सर्च करने में वो किताब, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, डेज लग जाएंगे, राइट। अगर वो चीज़ें अभी आप जाते हैं, सारी चीज़ें शेल्फ में अरेंज हैं, ठीक है, इधर मेडिसिन की किताबें, इधर कंप्यूटर साइंस की, इधर लॉ की हैं, आप कंप्यूटर साइंस में आपने इंटर करा, उसमें भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स आपके हैं, ठीक है, कहीं प्रोग्रामिंग की है, कहीं दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कहीं डाटा स्ट्रक्चर्स की हैं, ठीक है, तो आप गए प्रोग्रामिंग में, गए प्रोग्रामिंग में भी ए बी सी डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगी ये चीज़ें, अरेंज है, प्रॉपर्ली अरेंज है, अरेंज है, इस बात पर ध्यान दो, चीज़ें प्रॉपर्ली अरेंज है, जिस चीज़ को जहाँ होना चाहिए वही मौजूद है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें जा करके आप क्या करोगे, आप देखोगे भाई, आपने देखा कि भाई प्रोग्रामिंग में सी प्रोग्रामिंग, ए बी सी, सी पे है सी प्रोग्रामिंग, उसमें आप सर्च करोगे सी प्रोग्रामिंग बाई यशवंत करके आपको मिल जाएगी आसानी से, राइट, तो दैट्स अ 1 मिनट ऑफ जॉब। ठीक है, तो जब मेंटेनेंस की बात आती है तो वही काम जो कई बार डेज में और या वीक्स में पूरा होता है, वो अगर ढंग से उस कोड को लिखा गया हो, उस एप्लीकेशन को ढंग से अगर लिखा गया हो, तो दैट विल टेक मिनट्स एंड आवर्स। ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव बात है और ध्यान दो बेटा, ठीक है, ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है। ठीक है, दैट इज व्हाई पीपल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम प्रोसीजर लैंग्वेज टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो प्रोसीजर लैंग्वेज में क्या था आपका अप्रोच, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि मुझे अगर 2 नंबर को ऐड करना है तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम लिखना है, तो आपने सोचना क्या शुरू करा, सबसे पहले एक मेन फंक्शन लेते हैं, मेन फंक्शन लेते हैं, राइट, यही सोचा था ना। फिर अगर मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन कई सारे काम करने हैं मुझे, तो आपने कहा कि ऐड फंक्शन बनेगा हमारा, सब्ट्रैक्ट फंक्शन बनेगा, मल्टीप्लाई बनेगा, एंड सो ऑन, इतने सारे फंक्शन हमारे बनेंगे जो अलग अलग पैरामीटर्स लेंगे, कोई 2 पे काम करेगा, कोई 3 नंबर को ऐड करने का काम करेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आपने बहुत सारे मेथड्स बना दिए, राइट। मेथड्स बनाने के बाद क्या करा आपने, मेन से उन मेथड को कॉल करना शुरू करा डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सप्रेशन। एक एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया 2 + 3 + 5 divided by 31, this whole thing is multiplied by 2,
and this again is added to something called as say 5 divided by 9 and so on। ठीक है, एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मैंने आपको दे दिया, राइट। तो आप उसी हिसाब से क्या करोगे, फंक्शन को कॉल करोगे, फंक्शन अपने अपने रिजल्ट आपको मेन को रिटर्न करते जाएंगे और यहाँ पे आप रिजल्ट को गैदर करोगे। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन का काम है वो कौन कर रहा है, मेन कर रहा है कोऑर्डिनेशन का काम। और जो फंक्शंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं बिहेवियर। इनको हम क्या बोलते हैं, दिस इज बिहेवियर। ठीक है, फंक्शन भी बोलते हैं, मेथड भी बोलते हैं, बट इन एसेंस दैट इज मोर ऑफ अ बिहेवियर। ठीक है, इन फंक्शन में फिर आप सोचोगे अच्छा ऐड करने हैं, ठीक है, तो रिजल्ट कंप्यूट करना है तो आपने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, कोई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन है तो उसमें आई जे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डाटा टाइप आप डिक्लेयर कर रहे हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो। ठीक है, तो चाहे मेथड लोकल वेरिएबल हो चाहे ग्लोबल वेरिएबल हो, ये सारे आप उसके बाद आप वेरिएबल का मतलब डाटा, आप फिर आते हो डाटा पे। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे आपसे कहूं कि सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेशन को सोचना शुरू करा या सारी चीजें फिट कैसे होंगी टुगेदर उसको सोचना शुरू करा, राइट। उसके बाद आप सोच रहे हैं क्या क्या आपका बिहेवियर होगा, यानी मेथड्स क्या क्या होंगे। उसके बाद कहीं आप जा रहे हो कि आपका डाटा क्या होगा। दिस इज द टिपिकल वे ऑफ प्रोसीजर प्रोग्रामिंग और इसको हम कहते हैं दिस इज टॉप डाउन अप्रोच। क्या बोलते हैं इसको, टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आते हैं so we are going to reverse this approach from bottom up, उसको हम बोलेंगे बॉटम अप अप्रोच। ठीक उल्टा कर देंगे इसका, यानी सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ वरी क्या होगा, डाटा होगा। डाटा भेजना नहीं, डाटा को आइडेंटिफाई करना, यानी वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना, एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना, बताएंगे आगे। ठीक है, डाटा होगा। अभी जैसे आप फंक्शन में क्या हो रहा था, आप रिजल्ट वेरिएबल को आप आइडेंटिफाई कर रहे थे ना। ठीक है, तो इस ए बी वेरिएबल जो पास करने हैं उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे, राइट। तो वो दैट इज अभी वो समझो कि वही डाटा है। ठीक है, आगे डाटा का पूरा मतलब और आगे समझ में आएगा, गारंटी अलग अलग समझ में आएगी। ठीक है, डाटा हुआ आपका। ठीक है, एक बार आपने डाटा को आइडेंटिफाई कर लिया, देन यू विल थिंक अबाउट फंक्शंस और मेथड्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज behavior, and then after it you will try to fit everything together, that is the coordination। और आप देखोगे कि आपको इसको फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली फिट भी हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपको फिट करने की जरूरत पड़ी थी क्या, आप मेन मेथड में जैसा आपका एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से आप उसको फंक्शन कॉल करते जा रहे हो, अपने आप चीजें फिट होती जा रही है। सिमिलरली यहाँ भी अपने आप फिट होती जाएंगी। ठीक है, सब आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। करेक्ट, यहाँ तो क्लियर है भाई, कोई डाउट? ओके, चलो आज के लिए यही रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि आज सेक्शन डी की भी कोई ज़्यादा क्लास में ले नहीं पाएगा। चलो ठीक है।